किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? मैरिड लाइफ को लेकर कई बार बहुत अच्छा समझेगा, कई बार कहेगा कि मेरी पत्नी बड़ी जिद्दी है, अड़ियल है, गुस्से वाली है। इन चीजों को लेकर तो अप्स एंड डाउन्स की स्थिति जरूर बनाएगा। कुंडली में जो जुपिटर की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, अशुभ है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? बृहस्पति को ये कहा गया कि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है उस भाव का नाश करता है। अगर जुपिटर देखा जाए तो इन सब हाउसेस से रिलेटेड है और इनका जैसे धन, शिक्षा, शादी इनसे रिलेटेड। ऐसा व्यक्ति सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि मुझे जो समाज में और जो इज्जत मिलनी थी, है ना, या लोगों के बीच में जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम रह गया। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता। अगर बात करें 11th हाउस में अगर जुपिटर हो, किसी के कर्जा हो गया, कर्जे को लेके एक व्यक्ति तो टेंशन में है और एक व्यक्ति टेंशन लेता ही नहीं है। सातवें भाव जो है, जो जीवन साथी का है, तो मैरिड लाइफ इनकी अमूमन शानदार चलती है। ये स्वयं भी संस्कारवान होते हैं, इनको जीवन साथी भी बड़ा समझदार मिलता है। तीसरे हाउस में जब हम बात करते हैं, ये हमने जो बताया, ये इसमें बृहस्पति मान लो उच्च का बैठा हुआ है, वही बृहस्पति नीच का होगा तो इसमें क्या होगा? तीसरे भाव में अगर बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। 12th हाउस में अगर जुपिटर हो तो कैसे रिजल्ट्स? द्रौपदी जैसी पत्नी चाहिए, सीता जैसी पत्नी चाहिए, हर किसी को रुक्मणी जैसी, यानी कि कह सकते हैं कि महान विभूति जो है पत्नी चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। मुझ में चाहे 1000 कमियां क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर एक बहुत अनोखा ग्रह है, गुरु ग्रह, जुपिटर प्लैनेट। आज हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे कि जुपिटर का स्ट्रांग होना आपकी कुंडली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जुपिटर वीक होता है तो क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सवाल ये भी उठता है कि क्या जुपिटर रियल में एक शुभ प्लैनेट है या इसके कुछ अशुभ फल भी होते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टूडियो में आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे बोलते हैं कि गुरु ग्रह, क्या गुरु ग्रह हमेशा ही शुभ माना जाता है? नहीं, एक्चुअली में ग्रहों की जो शुभता और अशुभता है उसके दो संदर्भ है हमारे यहाँ। पहला जो संदर्भ है वो नैसर्गिक है, नेचुरल। तो नेचुरल जो बेनिफिक प्लेनेट है उनमें दो ग्रह हमारे यहाँ, बुध, एक का नाम है शुक्र, एक का नाम है गुरु। बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ होने पे शुभ होता है, और चंद्रमा जब पूर्णमासी के नजदीक होता है, जिसको हम पक्ष बली कहते हैं, तब वो भी शुभ होता है। तो टोटल 4 ग्रह शुभ है। तो इसलिए बृहस्पति को बहुत सारे लोगों ने शुभ मान लिया। लेकिन जन्म पत्री में जो लगन होते हैं, जैसे मेष लगन है, किसी के प्रथम हाउस में मेष लिखा है, किसी के वृषभ, किसी के तुला लिखा होता है, तो ये मोटे तौर पे कहा जाए तो शुभ ग्रह होते हुए भी मात्र शुक्र के लगन 2 और 7 और बुध के लगन 3 और 6, इनमें ये अशुभ फल भी देने वाला होता है। इसके अलावा मकर लगन में भी ये अकारक ग्रह हो जाता है। तो इसलिए शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। उसको देखने का एक तरीका है कि जो गोचर होता है हमारा, उसमें तो हम इसको शुभ ही मानते हैं हमेशा, कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उससे, उसके ऊपर जब ये गोचर में आता है, उससे जब त्रिकोण में जब ये आता है, तो उस समय उस ग्रह के फलों को बढ़ाता है, शुभता को बढ़ाता है। इसलिए इसके साथ में शुभ शब्द ज्यादा जुड़ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए, अगर कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, बृहस्पति बहुत अच्छा बलवान है कुंडली में, तो इसके मतलब ये है कि शुभ अशुभता, अशुभ भी अगर वो फल देने वाला है, उस कुंडली में अकारक भी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी वह शुभ फल बहुत अच्छे देगा। लेकिन यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मात्र सप्तम भाव में अगर ये धनु या मीन राशि का स्वराशिगत है, तो ऐसे में प्रबल मार्केश भी हो जाएगा। तो बृहस्पति जब बलवान होता है तो जन्म पत्री में जो 12 भाव है हमारे, उनमें से 12 भावों में से 5 भावों पे इसका अधिकार है। उनका एक गॉड फादर है, इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं कारक ग्रह। तो दूसरे भाव का कारक है ये। तो दूसरे भाव से परिवार का, धन संपदा का विचार करते हैं। 5वां भाव संतान और इंटेलिजेंस और शिक्षा का भाव है। 7वां भाव आपकी मैरिड लाइफ है। 9वां भाव आपका भाग्य का है और 11वां भाव आपका लाभ है, जिस इनकम सोर्स है। तो इसका मतलब बृहस्पति जब बलवान हुआ तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के जो फल थे वो तो अनायास ही शुभ हो गए एक्चुअल में। तो इस व्यक्ति को भरा पूरा परिवार मिलेगा, धन संपदा की कमी नहीं होगी, संतान सुख अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ भी इसकी अच्छी चलेगी, भाग्यशाली भी होगा, जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता भी आसानी से मिलेगी, और इनकम सोर्स भी इसका ताउम्र बना रहेगा।
तो इस प्रकार से तो कह सकते हैं कि बृहस्पति जब बलवान होगा तो 5 कारक भावों के जो फल हैं उनकी शुभता को बढ़ा देगा। और और वहीं अगर हम बात करें कि कुंडली में जो जुपिटर की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, अशुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? फिर इन्हीं 5 भावों के फलों को खराब कर देगा। यानी पारिवारिक सुख अच्छा नहीं मिलेगा, धन संपदा से संबंधित जो परेशानी होगी, संतान सुख में कमी आएगी, इस शिक्षा में भी कोई न कोई अवरोध होगा, मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहेगी, भाग्य भी उसका प्रॉपर साथ नहीं देगा, इनकम सोर्स को के लिए हमेशा यहाँ से वहाँ भटकता फिरेगा, कहीं न कहीं परेशानियाँ उठा। तो कहीं ना कहीं अगर जुपिटर देखा जाए तो इन सब हाउसेस से रिलेटेड है और इनका जैसे धन, शिक्षा, शादी इनसे रिलेटेड है ये। जी। कई बार ऐसा होता है कि जो जुपिटर पे ना रेट्रोगेट होता है, वक्री होता है, जी। इसका क्या मतलब होता है? क्या ये भी सेम ही है? नहीं, ग्रहों के है ना जो 8 प्रकार की गतियाँ हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग मार्गी और वक्री मानते हैं। इसी प्रकार से ये चर गति भी होती है, जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको बोलते हैं। ऐसे अतिचारी भी होता है ये, ऐसे ही वक्री भी होता है। तो वक्री ग्रहों के संदर्भ में शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह जो भी होगा वो अत्यधिक बलवान हो जाएगा, उसको चेष्टा बल मिलता है। एक बल होता है एस्ट्रोलॉजिकली जिसमें हम षडबल निकालते हैं। तो चेष्टा बल का मतलब है कि ग्रह जो जैसी फल देने वाला था उसके अंदर कुछ न कुछ जो है वो आमूल-चूल परिवर्तन कर देगा, अचानक सडन देगा, कुछ न कुछ जो है फलों की बढ़ोतरी कर देगा। तो अगर बृहस्पति अगर वक्री है किसी की कुंडली में, तो इससे ये भी देखा जाता है कि पीछे हटना भी फल मिलता है इसका। जैसे मान लेते हैं कि 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया और वक्री हो गया, तो इसका एक फल अवश्य होगा कि उसका जो जीवन साथी है उससे रुष्ट होकर के लड़ झगड़ करके किसी भी कारणवश अपने परिवार में अवश्य चला जाएगा और बाद में उसको एक बार मना करके अवश्य लाना पड़ेगा। तो वक्री का मतलब है पीछे हटना भी है एक्चुअल में। तो ग्रह वक्री होने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और कुछ अटपटा फल देता है। साथ में अटपटा फल का अर्थ ये भी है कि वक्री ग्रह होने मात्र से उस ग्रह की जब दशा आएगी तो व्यक्ति है ना जो थोड़ा सा अपनी खान-पीन का, रहन-सहन का, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेगा नहीं। कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। यानी कि बेपरवाह जिसे बोलते हैं हम, तो बेपरवाह व्यक्ति को बनाता है, लापरवाह बनाता है एक्चुअल में वक्री ग्रह। तो इस प्रकार से तो जैसे मान लो किसी की एक एग्जांपल लेते हैं, 9th हाउस है, भाग्य का घर है, तो 9th हाउस में जुपिटर बैठा और वो वक्री होके बैठा है। ऐसे में क्या होगा? उसका जो भाग्य कभी उसको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा होगा उसके साथ? हाँ, यहाँ ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति जो 9वें भाव में बैठा है, वो किन भावों का स्वामी होकर के बैठा है। अगर वो अशुभ भावों का स्वामी होकर के बैठा है और वक्री हो गया, तो इसमें तो एक बेनिफिट भी है कि अशुभता का जो फल था, वो कहीं न कहीं दूर हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, उन चीज़ों को लेकर के बेपरवाह हो जाएगा। मान लीजिए किसी के कर्जा हो गया, कर्जे को लेके एक व्यक्ति तो टेंशन में है और एक व्यक्ति टेंशन लेता ही नहीं है। हाँ। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो वक्री ग्रह दे देगा। तो 9वें भाव में अगर बृहस्पति को तो अपने भाग्य को लेकर के व्यक्ति बेपरवाह रहेगा, अरे आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से बिंदास जो किस्म की जो उसकी मनोवृत्ति होती है उसमें वो चला जाएगा। तो एक संदर्भ में तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम ऐसे बात करें, जब कुंडली देखते हैं, तो मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है? देखो, प्रथम भाव में बृहस्पति का होना वास्तव में देखा जाए तो एक गॉड गिफ्ट है। उसका कारण है कि लगन में बृहस्पति होगा तो ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर, आकर्षक होगा, स्वास्थ्य उसका उत्तम होगा और इसको 3 भावों के फल और बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको संतान सुख अवश्य मिलेगा। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट बहुत अच्छे होते हैं, विवेकशील होते हैं। 7वें भाव जो है जो जीवन साथी का है, तो मैरिड लाइफ इनकी अमूमन शानदार चलती है। ये स्वयं भी संस्कारवान होते हैं, इनको जीवन साथी भी बड़ा समझदार मिलता है। और 9वें भाव पे इसकी 9वीं दृष्टि जाएगी तो भाग्य इनका हमेशा साथ देगा। पिता से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे देखे गए हैं। चाहे यानी खुद का रिश्ता अच्छा हो, खुद तो पिता का आदर करता हो, पिता चाहे ना करता हो, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो यहाँ लगन का बृहस्पति होगा तो अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छी आयु देगा, अच्छा रंग रूप देगा, कद काठी देगा, संतान सुख अच्छा देगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, विवाहित जीवन भी अच्छा होगा और भाग्य भी ऐसे व्यक्ति का साथ देता है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है। एक वो ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे उसकी जो मित्र राशि है उसमें बैठा हुआ है और दूसरा है शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो क्या मित्र राशि के अंदर तो चलो ठीक है, उसके साथ अच्छा होगा, लेकिन वो ऐसी राशि में बैठा हुआ है जिसके अंदर वो अशुभ मानी जाती है, नीच का हो सकता है, तो उसमें क्या कैसा रहेगा? यहाँ पर एक विचार है कि ग्रहों का एक बल होता है, उसका नाम है स्थान बल। तो स्थान बल जो होता है वो ग्रहों का प्रमुख बल होता है।
तो लगन में गुरु और बुध बलवान होते हैं हमेशा, वो किसी भी राशि में क्यों ना हो, एक नियम लागू हो जाती है। तो स्थान बल का मतलब ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो आईपीएस है, लेकिन उसका ना रूरल एरिया में जो है उसकी पोस्टिंग कर दी गई, तो वहां पर भी उसकी जो इमेज है अपनी, उस वजह से जो उसको डेजिग्नेशन है कि वो आईपीएस है, उस वजह से वो यथावत रहेगी। हाँ। हाँ, उसके रूरल एरिया होते हुए भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको इतनी जो जो है उसके साथ में रहने वाले कर्मचारी हैं वो उसके साथ रहेंगे, गाड़ी भी उसको मिलेगी, फ्लैट भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा उसको। तो ऐसे ही बृहस्पति लगन में चाहे किसी भी राशि में हो, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, तब भी बहुत सारी चीजों को सुधार देता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि नीच होने का अर्थ ये होगा कि ये जो 5 भावों का जो कारक था उनमें यदा कदा जो है अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी रहेगी। कभी लगेगा कि पारिवारिक मेरे से अच्छा किसी का नहीं है, लेकिन कई बार परिवार में ऐसे आपसी तालमेल में गड़बड़ी होने के कारण लगेगा कि मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन बन गया। 5वें भाव का भी ऐसा होगा कि मैं शिक्षा और भी अर्जित कर सकता था लेकिन मैं इतना ही पढ़ पाया। संतान सुख है तो संतान सुख के संदर्भ में भी ये रहेगा कि हाँ संतान, चलो संतान सुख तो मिला, लेकिन संतान की जो कर्म है या उनकी जो एक्टिविटी जो उनको लेकर के परेशान हो सकता है। इसी प्रकार जीवन साथी के संदर्भ में भी मैरिड लाइफ को लेकर कई बार बहुत अच्छा समझेगा, कई बार कहेगा कि मेरी पत्नी बड़ी जिद्दी है, अड़ियल है, गुस्से वाली है। इन चीजों को लेकर तो अप्स एंड डाउन्स की स्थिति जरूर बनाएगा। वही बात करते हैं अगर सेकंड हाउस में जुपिटर हो, दूसरे भाव का बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्तियों का जो परिवार है वो बड़ा खुशहाल परिवार होता है और छोटा परिवार नहीं होता। ये 5-7 भाई बहन हो सकते हैं, 4-5 तो कम से कम होते हैं। इनको मीठा खाने का बड़ा शौक होता है। ये बड़े सभ्य होते हैं। इनकी बात करने का जो तरीका है आप दूर से ही पहचान लेंगे कि भाई बृहस्पति में भी हो सकता है कि सेकंड हाउस का ना हो, क्योंकि विवेकशील तर्कशील बात करेंगे जिस बात के कोई मायने होते हैं। दूसरा, धन संपदा जोड़ने में बहुत माहिर होते हैं ये लोग, और अपने जो माता पिता से संबंध जो पेरेंटल फैमिली होते हैं इनके साथ इनका जुड़ाव हमेशा रहेगा ताउम्र। उनके साथ इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार परिवार के साथ स्पीकिंग स्किल्स को लेकर के जो है वो कई बार मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। उसका कारण है कि बृहस्पति जो है उसके अंदर एक घमंड है, उसका नाम है नॉलेज का घमंड। यानी वो ये मानता है कि जितना मैं बुद्धिजीवी हूँ, जितना मैं समझदार हूँ, जितनी अच्छी बातें मैं कह रहा हूँ, जितना अच्छा परामर्श मैं दे सकता हूँ, शायद ही कोई दे। मतलब उसको ज्ञान का अहंकार हो जाए। हाँ, तो अपनी बातों को ज्यादा प्राथमिकता देने के कारण कई बार परिवार के साथ में जो है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अन्यथा देखा जाए तो सेकंड हाउस का बृहस्पति व्यक्ति को धनवान बनाता है, अच्छा पारिवारिक सुख देता है, लेकिन पेरेंटल फैमिली का ज्यादा देता है, चाहे मैरिड लाइफ का उतना अच्छा ना देता हो। वही बात करें हम थर्ड हाउस में अगर जुपिटर हो, तीसरे भाव में अगर बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होगा और जो भी कर्म करता है, जो भी काम, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी करने वाला होता है। साथ में ऐसे व्यक्ति का जो ससुर होता है वो भी बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा समझदार और मेधावी व्यक्ति होता है, जिसके कारण से इज्जत मान मर्यादा व्यक्ति की बढ़ती है। ससुराल से इसके संबंध भी अच्छे होते हैं, ससुर से विशेष होते हैं जिनके थर्ड हाउस में बृहस्पति हो। साथ में बृहस्पति तीसरे भाव में होने से भी विवाहित जीवन बहुत अच्छा होता है। भाग्य इन व्यक्तियों का हमेशा साथ देता है। इनकम सोर्स इनका कभी नहीं टूटता। छोटी यात्राएं करने का इनको बड़ा शौक होता है। अगर तीसरे हाउस में जब हम बात करते हैं, ये हमने जो बताया, ये इसमें बृहस्पति मान लो उच्च का बैठा हुआ है, वही बृहस्पति नीच का होगा तो इसमें क्या होगा? अगर बृहस्पति तीसरे भाव में अगर नीच आदि राशियों में तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। ऐसे ससुर से भी अच्छे संबंध नहीं होंगे। दूसरा, जो भी वो प्रयास करेगा उन प्रयासों में उसको असफलता मिलने की ज्यादा संभावना होगी। मतलब उच्च और नीच का हम ऐसे देख सकते हैं, उच्च का है तो उच्च कोटि के रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं है तो फिर उन रिजल्ट्स में कमी आनी स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो क्या? बृहस्पति फोर्थ हाउस में हो तो इसको हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि विक्रमादित्य की राजगद्दी में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे एक नॉर्मल परिवार में भी जन्म क्यों ना ले, अपने आने वाले समय में अमूमन 18 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष की इसकी आयु है कारक ग्रहों के संदर्भ में, तो 16 से 18 साल के बाद में ऐसा व्यक्ति अचानक तरक्की करता है और अपने जीवन में एक ऐसी व्यवस्था बना लेता है जहां पर इसका मान सम्मान बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा,
प्रॉपर्टी है, गाड़ी का सुख है या भौतिक विलासिताओं के जितने भी संसाधन है, ऐसा व्यक्ति आसानी से जुटा लेता है। और माँ की आयु दीर्घायु होती है और माँ से इसके संबंध भी अमूमन बहुत अच्छे देखे जाते हैं। दूसरा, मन में ऐसे लोगों को छल कपट बहुत कम होता है, यानी कि गुणी होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं। ये तो बृहस्पति के गुण उसमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और मन से किसी का भी बुरा नहीं सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है। 4th हाउस का घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, उसको सब कुछ मिले। बिल्कुल। 5th हाउस की हम बात करते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति हो तो कई बार देखने में आता है कि संतान होने में थोड़ी परेशानी होती है। वैसे ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, इसके बच्चे बड़े कामयाब हो जाते हैं। बच्चों का सुख इसको जो है होंगे तो उनको जो है वो बहुत अच्छे कामयाब होंगे, यानी अच्छी शिक्षा से उत्प्रोत होंगे। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि 20-22 साल के मेरे कैरियर में मैंने ये देखा कि 5वें भाव में बृहस्पति होने से एक फल जरूर मिलता है। अगर अच्छी शिक्षा हो गई तो संतान होने में डिले होता है, और शिक्षा में अगर कोई व्यवधान आ गया, शिक्षा में कुछ न कुछ कमी रह गई, तो संतान सुख भी उनको आसानी से प्राप्त हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। दूसरा, इंटेलिजेंट होंगे, स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है, इनकम सोर्स इनका बहुत बढ़िया होता है, पिता से संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, संस्कारवान भी होंगे। तो ये सारे फल भी 5वें भाव में बृहस्पति हो तो प्राप्त होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो एक जगह तो डेंट डालेगा, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे संतान। जी हाँ, ये मैंने देखा, क्योंकि बृहस्पति को ये कहा गया कि बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है उस भाव का नाश करता है और 5वें भाव का ये कारक है, तो इस भाव को कहीं ना कहीं कुछ कमी भी करता है। लेकिन यहाँ भी ये मानता हूं कि अगर लगन का स्वामी होकर के ये बैठा है तो फिर संतान सुख में कोई कमी नहीं आती, ये देखने में आता है। अगर ये बाधक भावों का स्वामी हो जाए तो फिर दिक्कत पैदा करता है। तो बाधक भावों की जो स्थिति है वो चर लग्नों में 11 भाव का स्वामी होता है, स्थिर लग्नों में 9वें का, और 20 भाव लग्नों में ये 7वें भाव का स्वामी जो है ना बुध बन जाता है। तो ऐसे में बुध के साथ गुरु बैठ जाए, मान लो मीन लगन की बात कर ले, तो फिर कहीं ना कहीं संतान सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ बृहस्पति 5वें भाव में व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, थोड़े जिद्दी होते हैं, अपने अनुसार चलने वाले होते हैं, इनको आप और मैं समझा नहीं सकते। इनके अंदर ये बिल्कुल बड़ी एक खासियत होती है कि ये परामर्श तो कितने ही सुन लेंगे किसी के, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, अपनी ही नॉलेज को ज्यादा प्राथमिकता देने वाले, क्योंकि बुद्धि स्थान है और बृहस्पति में थोड़ा सा घमंड भी है, हमने कहा शिक्षा स्थान है और घमंड भी है, तो वो अहंकार। तो ये विशेष बात इन लोगों में देखी जाती है। चलिए बात करते हैं 6ठा हाउस, रोग, ऋण, रिपु। जी, इसके अगर जुपिटर यहाँ आ जाए तो क्या हो सकता है? 6ठे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ननिहाल पक्ष बहुत स्ट्रांग होता है, पिता का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा होता है, पिता भी जो प्रोफेशन में होंगे वो कामयाब होते हैं, और अमूमन इनके जो पिता है वो अच्छी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं। ननिहाल पक्ष बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्वयं के संदर्भ में 6ठे भाव में अगर बृहस्पति हो तो संतान के संदर्भ में कुछ न कुछ परेशानी होती है, पारिवारिक संदर्भ में भी, विवाहित जीवन में भी, इनकम सोर्स में भी और भाग्य में भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। इनके जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं, जिनके कारण से इनको जो है थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर ये बहुत बलवान हो, जैसे उच्च राशि आदि में हो, तो फिर प्रत्येक विषम परिस्थिति जितनी भी बनती है उनसे ये उभर के आते हैं और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नीच आदि राशियों में हो, अस्त हो, शत्रु राशि आदि में हो, तो पिता के प्रोफेशन पे भी जो है प्रॉब्लम होती है, ननिहाल पक्ष से भी इनको प्रॉब्लम होती है, घर परिवार, संतान सुख, एजुकेशन में भी कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि 6ठे भाव में बृहस्पति होने से इन लोगों को बृहस्पति से संबंधित जो रोग हैं, जैसे डायबिटीज की समस्या हो सकती है, इनको लीवर, किडनी आदि से संबंधित, छोटी आंत, बड़ी आंत है, पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं, ये भी इनको जो है जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। चलिए बात करते हैं 7th हाउस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जी, पार्टनरशिप को लेके, शादी को लेके। जी जी। तो 7th हाउस में अगर जुपिटर है तो ऐसा कैसा होगा ऐसे व्यक्ति का जीवन? देखो, 7वें भाव में बृहस्पति होने से एक फायदा ये है कि ऐसे व्यक्ति का विवाहित जीवन वो शानदार चलता है अमूमन। यानी कि जीवन साथी की है ना, जो मैं ये इस बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में अलगाव होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर नीच का हो तो ये माना गया, लेकिन दूसरे की कुंडली में भी हो तो ये योग कट भी जाता है, हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पर बृहस्पति
जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार, संस्कारवान, परिवार को साथ लेके चलने वाला, पूजा पाठ में अपनी रुचि रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। स्वयं भी जातक जो है, क्योंकि लगन पे उसकी दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहनों से अच्छा सुख मिलता है, छोटे भाई बहनों से भी अमूमन अच्छा सुख मिलता है। ये जो भी प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनको भी सफलता मिलने की प्रबल संभावना होती है। तो यहाँ 7वें भाव का बृहस्पति अच्छी आयु देता है, अच्छा जीवन साथी देता है, साथ में स्वयं भी बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं, और उनका जीवन साथी भी सुंदर और आकर्षक प्रवृत्ति का मिलता है, और धार्मिक भी बहुत होता है। उनका ये दोनों के लिए रहेगा। अगर मेल की कुंडली देख रहे हैं तो मेल में 7th हाउस में जुपिटर है, तो जो फीमेल पार्टनर है वो धार्मिक होगा, और फीमेल के में तो उसका हस्बैंड भी धार्मिक होगा। हाँ, अगर बात करें 8th हाउस को थोड़ा सा सीक्रेट, मिस्ट्री, डेथ ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे अगर जुपिटर बैठ जाए, देखो वैसे देखा जाए तो 8वां जो भाव है ना वो गुप्त भाव है, इसको हम पाताल का भाव कहते हैं, जहां अंधकार है। सच्चाई है कि ज्ञान से अंधकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिनका बृहस्पति 8वें भाव में, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बाल के खाल उतारने वाले लोग होते हैं, किसी विषय वस्तु को समझने में और समझाने में बड़े माहिर होते हैं। तो 8वें भाव का बृहस्पति होने मात्र से ही खराब नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञान का जो परिपेक्ष है वो बृहस्पति है, और 8वां भाव जो है वह रिसर्च है, अनुसंधान है, किसी चीज की समझ है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, जिनका भी बृहस्पति से संबंध अष्टमेश का हो या अष्टम भाव से बृहस्पति का संबंध बनता हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हुआ करते हैं एक्चुअल में। तो 8वां भाव में अगर बृहस्पति होने से ससुराल भी इनको भरा पूरा मिलता है। इनकी पत्नी का जो परिवार है, पत्नी जो है अपने परिवार से हमेशा, वो पेरेंटल फैमिली से हमेशा जुड़ी रहेगी, जिसके कारण से कई बार जो है अपने ससुराल वालों से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता, कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर। हाँ, तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा संभावना है कि पत्नी है ना कामकाजी भी हो, उसका जो जीवन साथी है वो कोई काम करने वाला हो, क्योंकि अष्टम भाव 7th हाउस से 2nd हाउस होने से पत्नी का धन स्थान भी है। इनकी पत्नी को मीठा खाने का भी अच्छा खासा शौक होता है। तो 8वां भाव ससुराल है, मीठा खाने का है, परिवार का है, धन संपदा आदि का भी है, पितृक संपत्ति का भी है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति होने से भी पितृक संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल होती है। और बृहस्पति यहाँ बैठने से 2nd हाउस को, 12th हाउस को और 4th हाउस को देखता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अनायास पैसा खर्च नहीं करता। 8वें भाव में अगर बृहस्पति जिनका भी होता है, आप देखो ऐसे लोग बड़ी इंटेलिजेंस के साथ, बड़ी समझदारी के साथ पैसा खर्च करने वाले होते हैं। धर्म कर्म में या अपनी जो जरूरतें हैं उनके अनुसार पैसा खर्च करने वाले होंगे। परिवार के साथ में इनकी बहुत अच्छी बनती है, सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर्टी बनाने में जो है कई बार जो है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जरूर देखा गया है। चलिए बात करते हैं 9th हाउस, जी, भाग्य का घर बोला जाता है जी। यहाँ अगर जुपिटर बैठ जाए तो क्या होगा? देखो भाग्य भाव में बृहस्पति का बैठना भी बहुत सुंदर माना गया, क्योंकि सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रह सुफल प्रदा की बात है कि सभी त्रिकोण के स्वामी सुफल देते हैं, लेकिन त्रिकोण स्थानों में बैठे हुए ग्रह भी सुफल देते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो है लगन पंचम भाव में जितना सुंदर फल था वैसे 9 भाव में भी होगा। यहाँ बृहस्पति अगर बैठेगा तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर आकर्षक होगा, बड़ा धार्मिक होगा, और चैरिटी आदि करने में भी बिलीव करने वाला होता है। साथ में अगर छोटे भाई बहन है, कजन ब्रदर सिस्टर, उनसे भी जो है इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में जो है ऐसा व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाला होगा। संतान सुख अच्छा मिलता है, और शिक्षा भी इनकी अमूमन अच्छी पाई जाती है। और पिता जो है वह भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और ख्याति प्राप्त होता है, यानी पॉपुलर होते हैं अपने समाज के अंदर, उनकी अपनी एक वर्चस्व होता है। इस आधार पे बृहस्पति 9th हाउस में शानदार फल देता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिस घर में बृहस्पति बैठता है तो उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 9th में बैठा तो 9th में तो फिर बिल्कुल अच्छा किया। बहुत सुंदर बात की, लेकिन एक बात है कि जैसे बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो पांच भावों का कारक होते हुए मात्र उसका जो फल हमने देखा जो ज्यादा प्रभावित करता है वो 5वें भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है एक्चुअल में। और वहां पर भी क्या है कि नॉलेज के घमंड की वजह से, इंटेलिजेंस के कारण बस आप देखो कि और जितने भी घमंड है, रूप का हो सकता है,
जवानी का हो सकता है, हिम्मत हौसले का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, ये आती जाती जो एक ना एक दिन चला जाएगा। ये आज है कल ना रहे। लेकिन नॉलेज का घमंड आप 100 साल की उम्र में भी रख सकते हो, इसलिए ये आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला। इनफैक्ट मरने के बाद भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए नॉलेज की जो घमंड है, यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। और इन लोगों में एक चीज और पाई जाती है कि हमारा खानदान, हमारा वर्चस्व, हमारी हमारी जो विशिष्टता है, ये सब चीजों को ये बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने वाले होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा काम करने वाले होते हैं। इस कारण से इनको संभावनाएं जो है ऐसी बनती हैं कि बृहस्पति जो है इन लोगों को थोड़ा सा जिद्दी, अहंकारी और अड़ियल किस्म का बना देता है। तो इन चीजों से अगर बचा जाए तो बृहस्पति बहुत सुंदर फल देगा। एक्चुअल में उपाय क्या है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आगे ब्रेकर है, तो मैं अगर 10 की स्पीड से चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी बिल्कुल टच नीचे उसको टच नहीं कर सकती। लेकिन मैं अगर उसको 50-60 की स्पीड से लगाऊंगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी को कोई और भी नुकसान हो सकता है। तो ये आपने करना है। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा चलती है अमूमन, अब मैं उन सभी को एक बात कहता हूँ कि आप जो हैं, आपका जो पात्र है, यानी कि जो नॉलेज जो भी आपने प्राप्त करनी है वो पहले से भरा हुआ है, इसको रिक्त करो, थोड़ा खाली कर दीजिए, तभी उसके अंदर कुछ समा सकते हैं। तो ये अपना पात्र ना भरा रखें, अपने डिसीजन मेकिंग को लेके ज्यादा हार्ड ना बने, सामने वाले की बातों को भी प्राथमिकता दें, उनको भी इज्जत दें, उनकी बातों को भी जो है आत्मसात करें। ऐसा अगर करते हैं तो बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है। क्योंकि इंद्र ने जब जब बृहस्पति की बात नहीं मानी, तब तब इंद्र को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ बृहस्पति जो है वो इंटेलिजेंस का ग्रह होते हुए भी उसके अंदर इंटेलिजेंस की एक खासियत है कि वो घमंड के रूप में परिणित हो जाती है हम मनुष्यों के अंदर। तो इसलिए इन चीजों से अगर बचा जाए तो बृहस्पति के बहुत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सर, दो प्रकार के आदमी हैं। एक वो हैं जिनके पास ज्ञान है और ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान है और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक फैलाना चाहते हैं। दोनों के ऊपर जो गुरु ग्रह है वो किस तरीके से असर करेगा? नहीं देखो, यहाँ क्या है कि बेसिकली ये व्यक्ति का जो 4th हाउस होता है उसमें ये काम करता है। 4th हाउस के अंदर अगर राहु, केतु आदि बैठे हैं, जैसे केतु भी आध्यात्मिक ग्रह एक्चुअली में मोक्ष देने वाला माना हमने, तो अगर 4th हाउस में मान लो केतु है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा संकालु हो जाएगा। जैसे मेरे खुद की कुंडली में एक्चुअल में सच बताऊं तो मैं अपना जैसे जो भी मेरी नॉलेज है, जो ज्ञान है, मैं अपने स्टूडेंट को देना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह है कि मैं अगर सारा का सारी जो चीजें हैं वो आम आदमी को ऐसे ही मैं बांट देता हूँ, जैसे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस माध्यम से, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके सत्पात्र ना हो, और वो उसके आधार पे अपना जो छल कपट है, अंदर जो बेईमानी है, लोगों को लूटने खसोटने का जो लोग आजकल चल रहा है, आप देखो, ठीक है, टोटकों के नाम पे एक ही दिन में करोड़पति, एक मिसयूज, हाँ, मिसयूज ना कर सकें। तो जो श्रद्धावान है उन लोगों को, क्योंकि जो सीखने आएगा उसके अंदर पहले से एक ललक तो है, और ललक वाला व्यक्ति ही इस शास्त्र को सीखे। और हमारे यहाँ तो एक कहावत थी कि शास्त्र का नाम अनुशासन है, शास्त्र का नाम है अनुशासन। जो शास्त्र को अनुशासन के साथ पढ़ेगा और जो अनुशासन के साथ इस पे काम करेगा, वही व्यक्ति इस पे शासन करेगा। तो शासन अगर करना है तो अनुशासन प्रथम चीज है, बना। और हाँ, श्रद्धा और विश्वास ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये दो चीजें जो हैं ये बृहस्पति दे सकता है, लेकिन चतुर्थ भाव के आधार पे विचार करते हैं इसका विचार, अकेले बृहस्पति के आधार पे नहीं। बृहस्पति तो ऐसा भी है ना कि किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको उसकी बातें पसंद नहीं आई, उसने नमस्कार किया मान लो नॉर्मल वे में, तो अरे ऐसे क्या है, आपको भगा देगा, आपको नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर अपना घमंड है। उसकी घमंड की पूर्ति कर दोगे, उसके अहंकार की पूर्ति कर दोगे, तो ही अपना शिष्य बना सकता है बृहस्पति, तो अन्यथा नहीं। तो इसलिए गुरु के पास जाओ तो वैसे भी श्रद्धा और विश्वास के ही जाना चाहिए, जैसा चाहिए, लेकिन गुरु के अंदर इतना जो है क्रोध, आग्रह, घमंड, जिद, ये चीजें होने में नहीं चाहिए। शिष्य के पास एक चीज है, उसका नाम है समर्पण भाव, और गुरु के पास एक चीज है, उसका नाम है वात्सल्य। तो जिसमें समर्पण भाव होगा, उसके प्रति
आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, उसके अंदर उसके प्रति वात्सल्य अपने आप ही, प्रेम स्नेह अपने आप ही देखो पैदा हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो गुरु और शिष्य परंपरा में चलती हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर जो है 9th हाउस में शानदार फल देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें 10th हाउस जो करियर का हाउस माना जाता है, जी, वहां जुपिटर अगर बैठे, बृहस्पति 10th भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ख्याति को लेकर के, नेम फेम को लेके हमेशा चिंतित रहता है। अपने स्टेटस को लेके, अपने खानदान के स्टेटस को लेके, परिवार के स्टेटस को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो उसके मन के मुताबिक ना हो, तो आपसे उसके रिश्ते खराब कर लेगा। बृहस्पति यहाँ पर व्यक्ति में जो है वो एक अभिमान, बहुत बड़ा अभिमान, छोटा अभिमान नहीं, बहुत बड़ा अभिमान पैदा करने की काम करता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म क्षेत्र है। ऐसा व्यक्ति किसी के नीचे दब करके काम नहीं कर सकता, अपने अनुसार काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वो प्रखर होती है। आप और मैं उसे तर्क वितर्क में हरा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है, और उसकी जो 7वीं दृष्टि वो 4th हाउस पे, और 9वीं दृष्टि उसके 6th हाउस पे। तो देखो दूसरा भाव वाणी का है, स्पीकिंग स्किल्स का, धन संपदा का है। तो ऐसे अमूमन देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता हैं वो नेम फेम से युक्त होते हैं, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी होती है, पिता ने खूब धन भी जोड़ा हुआ होता है, परिवार भी इनका बड़ा होता है, अपने खानदान के रेपुटेशन को लेकर के हमेशा संजीदा लोग होते हैं ये। दूसरा, इनको सारी सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, इनको घर परिवार गाड़ी घोड़ा मकान ये सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। ननिहाल से इनके संबंध अप्स एंड डाउन्स वाले रहते हैं, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी 10th हाउस में है और उस भाव पे देखता है। तो लेकिन इनका जो ननिहाल है वो सक्सेसफुल होता है, यानी कि कामयाब मिलेगा आपको एक्चुअली में। लेकिन 10th भाव में बृहस्पति नेम फेम की चिंता ताउम्र आपके मन और मस्तिष्क में जरूर दे देगा। ऐसा व्यक्ति सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि मुझे जो समाज में और जो इज्जत मिलनी थी, है ना, या लोगों के बीच में जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम रह गया, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता। तो बृहस्पति 10th भाव में काम की नॉलेज बहुत अच्छी देता है। दूसरा, सास का सुख भी बहुत अच्छा देता है। अगर मान लो कि अगर संबंध अच्छे हैं ससुराल वाले से, तो यहाँ पर उसका सुख भी अच्छा देगा, क्योंकि 4th हाउस सास का भी भाव होता है। तो इन सब चीजों के लिए बृहस्पति अच्छा। करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कैरियर में सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से, ईगो की वजह से ओनली, क्योंकि जो उसके अनुसार चलेगा उसके अनुसार तो ठीक है। अगर जो किसी ने भी लगा कि मेरी बात काट दी, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी, जैसे नौकरी से बहुत जल्दी निकालने वाले लोग होते हैं, अपने काम से बहुत जल्दी बाहर, मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम वो सिर्फ अपनी ही सुनेगा, हाँ बिल्कुल, अपनी, जो करेगा उसी को ही मानेगा कि हाँ यही सही है। क्योंकि उसके अंदर ये बात आ गई ना, क्योंकि 10th भाव की नॉलेज, अब गुरु ज्ञान का कारक है, विवेकशीलता का कारक है, ये सब 10th हाउस में बैठा, तो उसे लगता है कि मुझसे अच्छी नॉलेज तो आपके पास है ही नहीं काम धंधे को लेके, तो आप उसको समझा कैसे सकते हैं। तो ये जो घमंड है, ये जो अहंकार आग्रह है, ये व्यक्ति को परेशान कर सकता है। इन चीजों से अगर बचे तो अपने प्रोफेशन में, अपने ही कलीग के साथ में उसके संबंध बहुत शानदार रह सकते हैं, बहुत इज्जत मान बड़ाई प्राप्त कर सकता है। इन चीजों से बचने की आवश्यकता जरूर है। अगर बात करें 11th हाउस में अगर जुपिटर हो, 11वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को बोरे भर भर के धन देता है, यानी ऐसा व्यक्ति खूब धन संपदा कमा लेता है, और खूब धन संपदा कमाने के बाद इनके साथ एक नई चीज होती है, इनका ज्ञान जो है अचानक जागृत हो जाता है। कैसे? क्योंकि 5वें भाव पे उसकी 7वीं दृष्टि है। हाँ, और ऐसे में क्या होगा कि बहुत हो गया, बस अब मुझे कुछ अलग करना है। लेकिन ये भी बात है कि बृहस्पति 11वें भाव में होने से व्यक्ति पैसा कमाने के लिए हथकंडे तक भी अपनाने की कोशिश कर सकता है, बाई हुक और बाई कुक। उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है। हाँ, इन लोगों के पास जो भी कुछ होगा वो लग्जरियस जरूर होगा, यानी गाड़ी होगी तो लग्जरीस गाड़ी होगी, मकान होगा तो लग्जरीस होगा, कपड़े भी लग्जरीस पहनेंगे। इनको विवाह विवाह इनका डिले होते देखा गया है। 11वें भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति है ना, ये भी है कि मैं पहले कामयाब हो जाऊं, पहले मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करूं, उसके बाद में जो है अपनी शादी करूंगा, ऐसी भावना इनमें से देखने को मिलती है। बड़े भाई बहन हो अगर ऐसे व्यक्ति के, तो वो भी बहुत कामयाब होते हैं। छोटे भाई बहनों से भी इनके संबंध अच्छे होते हैं, इनके द्वारा किए गए प्रयास जो हैं वो इनके सफल होते हैं। और विवाहित जीवन शादी के बाद में अमूमन इनकी जो पत्नी है वो इनके अनुसार चलने वाली होती है,
यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, पति की सेवा करने वाली पत्नी होती है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ गई। 9वीं दृष्टि में धर्म है, आपको बता दूं। 5वीं दृष्टि में ज्ञान है और 7वीं दृष्टि में है समकुलता, आपसी समानांतरता एक्चुअल में। तो यहाँ पर 9वीं दृष्टि होने से 11वें भाव में जब बृहस्पति बैठेगा तो जीवन साथी जो है वो इनके अनुसार चलने वाला, संस्कारवान होता है, परिवार का पालन, परिवार का यानी कि साथ लेके चलने वाला होता है। और कहा जा सकता है कि 11वें भाव में अगर जो बृहस्पति है तो वो लग्जरियस चीजों के लिए बहुत शानदार है। लग्जरी देगा, ये बेस्ट पोजीशन हो सकती है लग्न के बाद। मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट पोजीशन हो। हाँ, अब आप इस बात को देखो, ऐसे कमाल की बात है, आज का जो संसार है उसमें ये बात कही गई कि हर वो व्यक्ति जो है ज्यादा सुखी है जिसके पास ज्यादा धन संपदा है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते, शास्त्र भी नहीं मानता। शास्त्र जो है वो संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख है। अब बातों पे बात आई तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ 7 प्रकार के सुख है। उन 7 प्रकार के सुखों में 6 प्रकार के सुख मनुष्य के हाथ में नहीं है। कमाल की बात है। पहला सुख निरोगी काया, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाता, रोग हो, हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी है। सही बात है। दूजा सुख उस पे हो माया, हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, हर किसी के पास पैसा भी नहीं है। तीजा सुख सुलक्षण नारी, अच्छी पत्नी मिले, हर कोई चाहता है कि मेरे को जो है भाई द्रौपदी जैसी पत्नी चाहिए, सीता जैसी पत्नी चाहिए, हर किसी को रुक्मणी जैसी, यानी कि कह सकते हैं कि महान विभूति जो है पत्नी चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो, मुझ में चाहे 1000 कमियां क्यों ना हो सबको, लेकिन सबको ऐसा नहीं मिल पाता। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, हर कोई चाहता कि मेरे बच्चे मेरे आज्ञा के अनुसार चले, लेकिन बच्चे ऐसे सबको नहीं मिलते। और 5वां सुख स्वदेश वासा, यानी कि अपने ही देश में रहें, जहां हमारा बर्थ हुआ मैं वहीं रहूं, ऐसा भी आपके हाथ में नहीं। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा होती है कि हमें अपना घर बार मकान अपनी मातृभूमि छोड़ करके दूसरी जगह जाकर बसना पड़ जाता है। और 6ठा सुख राजा के पासा, बड़े लोगों से आपके संबंध हो, ये भी आपके हाथ में नहीं है, यानी इसके लिए कोशिश की जा सकती है किसी। हाँ, और 7वां सुख है संतोषी जीवन। तो 6 जो चीजें हैं वो है प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत। जन्म मृत्यु सुख दुखा नाम प्रारब्धम कारणम स्मृतम, कि जन्म मृत्यु सुख दुख जय पराजय लाभ हानि, ये सारा का सारा तो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत हो रहा है। तो एक चीज है हमारे पास, उसका नाम है संतोष, सेटिस्फैक्शन। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो ये चीज आपके हाथ में। तो बृहस्पति जो ना 11वें भाव में ना व्यक्ति को असंतोषी बनाता है, यानी कि जितना मिल जाए उतना ही कम होता है। हाँ, पैसे को लेके। हाँ, वैसे सेटिस्फेक्शन की बात बिल्कुल आपने सही बोली, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है ना कि कोई व्यक्ति है जो 1 लाख कमा के भी सेटिस्फाई नहीं है, वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो 25,000 कमा के भी सेटिस्फाई है, तो 25,000 वाला ज्यादा सुखी रहेगा एज कम्पेयर टू 1 लाख वाला। बिल्कुल। 25,000 वाला देखो किराए पे रह रहा है, अपने बच्चे भी पढ़ा रहा है, अपने पालन पोषण भी कर रहा है, ड्यूटी आ भी रहा है, जा भी रहा है, सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। कमाल की बात है। हाँ। इसको एक बात कही जाती है, यहाँ पर क्या होता है, कुदरत के पास एक गुण है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं जैसी नियत वैसी बरकत। अगर आपकी नियत अच्छी है, यानी हम अपनी बहन बेटियां हैं, माता पिता हैं, परिवार के और लोग हैं, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो आप 10 रुपए कमा के भी, मैं गारंटी की बात है, सारे की सारी ड्यूटीज आप जो है वो अपनी फुलफिल कर पाएंगे। और अगर आप चाहे आपका 50 लाख का चाहे पैकेज हो, 10-20 लाख की बात नहीं कर रहा मैं, 50 लाख का पैकेज हो, और आप अपनी कोई ड्यूटी मन निभाइए, आप देखो वो 50 लाख भी आपके लिए कम पड़ेंगे। गारंटी की बात, आपको कहीं ना कहीं से क्रेडिट कार्ड पे कुछ ना कुछ कर्जा चल ही रहा हुआ, गारंटी। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा उनको भर भर के देता है, जो अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य उसको मिले, माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति है, बहन बेटियों के, वो आए, अतिथि देवो भव कहा गया। अब अतिथि आते हैं तो क्या है, कोई मान सम्मान नहीं होता। बहुत जगह आप देखो भाई हम हैं ही नहीं, फोन पे बता देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी मानसिकता वाली चीजें थी, और ये इनको अपनाना चाहिए। तो जो जैसी नियत वैसी ही बरकत, तो ये नियम सिद्धांत वहां काम करता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जितनी भी कहावतें कही, उन एक कहावत के ऊपर मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 100 पेजेस के ऊपर उनकी व्याख्या लिखी जा सकती है।
इतनी सुंदर बातें कही उन्होंने। सही बात है। सर बात करते हैं 12वां हाउस, 12th हाउस में अगर जुपिटर हो तो कैसे रिजल्ट्स? हाँ, 12 भाव का बृहस्पति भी एक संदर्भ में बहुत शानदार है। इस संदर्भ में इसलिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नाजायज खर्चा नहीं करता, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रॉड माइंडेड होता है। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति जब 12 भाव में होता है तो कई बार देखने में आता है कि इनको गाड़ी घोड़ा मकान आदि जो सुख सुविधाएं इनको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं मान लो कि लोन लेकर के कहीं से पैसा उठा करके तब अपनी सुख सुविधाओं को पूर्ण करने का प्रयास करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का भाव है, व्यय भाव है, त्रिक भावों में से एक 12वां भाव। और यहाँ धन भाव पंचम, सप्तम, नवम और 11 भाव का स्वामी होने से 12 भाव में जाने से इन सब चीजों में कुछ न कुछ आमूल चूल कमी करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करता है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो फॉरेन से संबंधित है इनमें अगर काम करता है तो बहुत धन संपदा कमाने वाला होता है। इन व्यक्तियों को शयन सुख बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, संतान होने में या संतान के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। अमूमन देखा जाए तो इनका जो ननिहाल पक्ष है, जैसे मान लो अगर माँ की छोटी बहन है तो उसका जो हस्बैंड है यानी मौसा जी, हाँ। वो बहुत अच्छी परिस्थिति में होगा। अगर माँ का छोटा भाई है कि मामा जी, तो उनकी जो पत्नी होगी वो बहुत शानदार व्यक्तित्व की धनी होगी। तो 12 भाव में अमूमन बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, अच्छी चीजों में पैसा खर्च करने वाला होता है, सोच समझ के थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति और पैसा जोड़ने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। सर जैसे हर ग्रह की दृष्टि होती है इसी तरह गुरु की दृष्टि भी होती है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखो, ऐसा है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है या शुक्र की जो शुभ ग्रह हमारे यहाँ, इनकी दृष्टियों से कुछ योग बनते हैं हमारे यहाँ। हाँ, गुरु की 3 दृष्टि होती हाँ, 5, 7, 9। हाँ, तो जिन जिन भावों पे बृहस्पति की दृष्टि होगी वो भाव खिल जाएंगे, उनका सुख मिलेगा। लेकिन क्योंकि उसकी स्थिति खराब है, ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में ढूंढ के बताइए आप जो सुखी नहीं होना चाहता, मिलेगा? हर कोई सुखी रहना चाहता है, हाँ। लेकिन फिर भी दुखी है, क्यों? प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत। तो यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति एक बहुत ही मेजर प्लेनेट है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ जो आउटर प्लेनेट हैं उन सब का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें शनि है, मंगल है और गुरु है, राहु केतु को भी हमने लिया उसमें। हाँ। तो ये जो आउटर प्लेनेट हैं इनकी खासियत क्या है कि ये बाहर से रह करके भी, यानी बाहर से भी देख करके, बाहर से भी अंदाजा लगा करके, व्यवस्था देख करके फल देने वाले ग्रह हैं। इस तरीके से भी इनको देखा जा सकता है। मैं सवाल को ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मान लो कि जो गुरु की दृष्टि है वो एक ऐसी जगह है, जैसे मान लो लग्न में बैठी, लग्न में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जो लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वो नीचे है, तो उस केस में क्या होगा? क्या गुरु की दृष्टि उसको उठा देगी? नहीं, ये यहाँ ये बात कही गई कि अगर लगन में कोई ग्रह नीच का है तो ये देखना पड़ेगा। अगर वो धनु या मीन राशि में बैठा है अगर, तो ऐसे में गुरु 5वें भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि से देख लेगा तो उसका नीच राशि जो है, जैसे कि मान लो बुध मीन राशि में नीच का होता है, मीन लगन है किसी का 12 नंबर का, हाँ। उसमें बुध बैठा दिया और गुरु को बैठा दिया पंचम में, हाँ। तो ऐसे में बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो फिर बुध के और बृहस्पति के दोनों के फल बहुत ही सुंदर मिलेंगे। इनके परस्पर जब दशांतरसा आएगी तो राजयोग का फल मिलेगा, यानी कि व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाएगा, हर तरीके का शानदार फल मिलेगा। लेकिन अगर मान लो एक व्यवस्था बनाए कि अगर कन्या राशि 5वें भाव में आती है मान लो, और वहां पर बृहस्पति बैठ गया, तो बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में बैठ गया। लेकिन अब बुध जो है लगन में बैठा, तो ऐसे में तो अगर उस पर उसकी दृष्टि चलेगी तो वहां पर भी बहुत सुंदर फल मिलेगा। तो हमने क्या किया कि इसको एक संबंध होता है, उसका नाम है एकांतर दृष्टि संबंध एस्ट्रोलॉजी में। और ये भी जरूरी नहीं कि जिन ग्रहों को हम नीच कह के जिनके अशुभ फल की बात करते हैं वह भी राजयोग कारक होते हैं। आपको बता दो, अगर लगन कुंडली में, चंद्र कुंडली में, दृश कोण में, नवमांश में और द्वादशांश कुंडली होती है हमारी, इन कुंडलियों में यदि कोई भी ग्रह नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो, लेकिन इन सभी कुंडलियों के अंदर वो लगन में स्थित हो या लगन को देखे तो वो स्वयं ही राजयोग कारक हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है, उसका नाम है पंचाध्यायी। तो पंचाध्यायी नाम का जो शास्त्र, उसमें ये बात कही गई कि अगर ग्रह नीच के होने मात्र से ही खराब नहीं हो जाते,
तो ग्रहों की स्थिति बदलती है, क्योंकि ग्रह रोजाना जो है अपनी अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं, गोचर। हाँ गोचर में चल रहे हैं। तो वो चलते चलते, अब चंद्रमा तो ऐसा ग्रह है ना कि 24 घंटे के अंदर ही 12-13 अंश चल जाएगा। तो 12-13 अंश का मतलब है कि तकरीबन 4 नवांश पार कर जाएगा। 3 अंश 20 कला का एक नवांश होता है, तो एक राशि नवांश का मतलब नवांश एक राशि का भाग चला गया, तो यहाँ पर वो चौथी राशि में चला जा सकता है। तो इस तरीके से स्थितियां चेंज हो जाती है। अगर सर गुरु जैसे दशाएं भी होती हैं, है ना, अगर मान लो गुरु की महादशा पे हम बात करें, तो क्या गुरु की महादशा जनरली अच्छी मानी जाती है, या ये भी डिपेंड करता है कुंडली के और सारे प्लैनेट्स पे? नहीं, कुंडली के पहली दो इसमें जो विचार है मोटे तौर पे, वो है लगन का, कि किस लगन की कुंडली में आप बृहस्पति का विचार कर रहे हो। दूसरा, बृहस्पति की स्थिति कहाँ है, वो किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों से युत या दृष्ट है, किस नवांश राशि में, किस देश कोण कुंडली में बैठा है। ये सारा का सारा विचार है अमूमन। मोटे तौर पे अगर कहा जाए कि बृहस्पति की, क्योंकि अभी हमने बात करी 12 के 12 भावों की, तो बृहस्पति अमूमन लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम, दसम और 11 भाव में अच्छा फल देता है। एक बात हो गई। लेकिन वृषभ और तुला लगन की कुंडलियों में बृहस्पति बहुत अकारक ग्रह होता है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये अष्टमेश और एकादशेश हो जाता है, यानी 8वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी। हाँ। तो यहाँ पर बृहस्पति अगर मान लो अगर अष्टम भाव में बैठा है या 11वें भाव में बैठ गया, तो फिर इसकी दशा बहुत शानदार है, बहुत सुंदर फल देने वाली होगी। क्योंकि 8वें भाव का स्वामी लगन में बैठे तो भी दीर्घायु करता है। अष्टमेश को देखो मारक, हमने है ना, मृत्यु का भाव का स्वामी है, लेकिन एक योग बना कि 8वें भाव का स्वामी लगन में जाए। तो क्योंकि लगन और लग्नेश दो ऐसे ग्रह हैं, लगन में जो भी ग्रह बैठा उसके जो भी अशुभ फल थे उनमें तो कमी आ गई, और जो शुभता के फल थे उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और लगन का स्वामी जिन भावों में बैठे उसके अशुभ फलों को तो ढक देता है और शुभ फलों में वृद्धि करता है एक्चुअल में। तो लग्नेश अष्टम में हो या अष्टमेश लगन में हो तो भी आयु को बढ़ाने वाला एलिमेंट मिलता है हमें। ऐसे ही इसी प्रकार से बृहस्पति जो है उसकी जो दशा चली, तो ये देखना होगा कि जो है दशा के हमारे यहाँ पर कई सारे पैटर्न है एक्चुअल में। पहला है महादशा। महादशा नाथ तो है ही, महादशा नाथ बोलेंगे बृहस्पति को क्योंकि उसकी दशा चल रही है। अगर वह उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, सौ राशि में, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट है, लग्नेश, पंचमेश या नवमेश से संबंध बना रहा है, केंद्र त्रिकोण में स्थित है, तो ऐसे में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को 16 वर्ष की चलेगी, बहुत राइज कराएगी, हर चीज का, हर संदर्भ में, हर फील्ड में उसको सफलता प्रदान करेगी। लेकिन बृहस्पति नीच राशि का है, बृहस्पति शत्रु राशि में, बृहस्पति अस्त है, तो ऐसे में जब उसकी दशा आएगी तो उसको पारिवारिक रूप से, स्वास्थ्य के तौर पे, संतान के संदर्भ में, भाग्य के संदर्भ में और बड़े भाई बहनों के संदर्भ में उसको अशुभ फलों का भोग भोगना पड़ेगा। उस समय इनसे संबंधित उसको परेशानियां उठानी पड़ेंगे। इस प्रकार से विचार होगा। कई बार ऐसा देखा है सर कि कुंडली के अंदर गुरु ग्रह मजबूत है, फिर भी व्यक्ति जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसके पीछे कारण है कि जन्म पत्री में जहां पर ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ है, वहीं पर अगर पंचांग कमजोर हो, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के करीब का चंद्रमा हो कुंडली के अंदर, दूसरा किसी का जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अमावस्या है, माता पिता का एक नक्षत्र है, व्यतिपात आदि दुर्योग हैं, तुला राशि कार्तिक मास का जन्म है, सार्वशीष में जन्म है, ये हमने पहले भी बातें की थी, गंडांत में जन्म है, तो ये जो अशुभ योग हैं वो जन्म पत्री में बनने वाले अन्य शुभ योगों को जो है वो भंग करने की या नष्ट करने की ताकत रखते हैं। तो क्योंकि ये तो सच मानना पड़ेगा कि कोई चीज है और उसके बावजूद भी उसका फल वैसा नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो कारण यहाँ अशुभ योग है एक्चुअल में। तो अशुभ योगों में जन्म होने से जन्म पत्री में बनने वाले बहुत से शुभ योग उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार दूध में एक बूंद नींबू की डाल दो। तो यहाँ उसको देखना पड़ेगा। कई बार जब हमारा बृहस्पति जो होता है वो सही कुंडली में नहीं, प्लेसमेंट उसकी नहीं होती, और हम कई बार इसके रेमेडीज की बात करते हैं, तो आमतौर पर देखा गया कि पुखराज बोलते हैं। जनरली जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए। जी, तो पुखराज कब पहनना चाहिए, क्या पहनना सही है या नहीं?
विचार हमारे यहाँ है कि प्रत्येक ग्रह की जब दशा आती है तो वह ग्रह जिन योगों को बनाने के लिए कुंडली के अंदर जो है स्थिति बनाई हुई है, उससे संबंधित उसके फल अच्छे मिलने चाहिए, ये भावना है। तो उपाय हमारे यहाँ दो प्रकार के मोटे तौर पे, एक तो है कि ग्रह की अशुभता को घटाने के लिए, दूसरा उपाय है ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए। एक जगह तो अशुभता को घटाने के लिए उपाय किया जा सकता है, एक शुभता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो बृहस्पति ग्रह की जब भी दशा आए तो अब ये देखना पड़ेगा कि वृषभ, तुला, मिथुन और कन्या और मकर लगन वाले लोग हैं, ये 5 लगन हो गए, 2, 7, 3, 6 और 10। इन लगन वालों को अमूमन पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, आपको बता दो। या जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति नीच राशि में है, मकर राशि में है, उनको भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पर रत्नमाला नाम का एक शास्त्र है जिसमें ग्रहों से संबंधित जेमी स्टोन की बात की गई। तो यहाँ पर क्या करें कि बृहस्पति का जो मंत्र है, चाहे बीज मंत्र ले लीजिए, चाहे आप वेदोक्त मंत्र ले लीजिए, चाहे पुराणों में लिखा हुआ कोई भी मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ये आप उसका बीज मंत्र है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ओम गम गुरुवे नमः भी जो है छोटे रूप में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोई सी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो, लेकिन पुखराज आदि धारण करने के लिए इन नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो मैंने एक विडंबना देखी वो ये देखी कि जिन लोगों को कर्मकांड की जानकारी नहीं है, मंत्रों की जानकारी नहीं है, वो हमेशा जो उपाय बताते हैं या तो जेम स्टोन पहनाएंगे या पीला जो है कोई कपड़ा आप रख लीजिए, पीले पुष्प रख लीजिए, ऐसी बातें करने वाले हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनको मंत्रों की या कर्मकांड की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मंत्र पढ़ ही नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है, संकल्प भी नहीं आता, तो फिर वो वैसे उपाय बता कैसे सकते हैं। हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो मंत्र है, आपको बता दो। मंत्र कैसा है कि जैसे आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो कभी भी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म्स में जाके हमें फायदा मिलता है। एलोपैथी का तो हाथों हाथ मिलता है, आप जानते हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जेम स्टोन के साइड इफेक्ट होने का खतरा बना रहता है। मंत्रों के कोई साइड मंत्रों के कोई साइड इफेक्ट, और मंत्रों का इफेक्ट भी ज्यादा होगा अवश्य होता, क्योंकि मंत्र क्या होंगे, हमारे मुख से ही निकले होंगे। जैम स्टोन का तो क्वालिटी और वो भी हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, सही बात है। तो मंत्र जो है वो सर्वार्थ का बोधक है। एक्चुअल में मंत्र जो है वो है कि जैसे मान लो आप उदाहरण के तौर पे आप नाराज हो जाते हैं, तो मैं आपको रोजाना सॉरी लिख के भेजना शुरू कर दूं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में आप एक दिन मेरे को कहेंगे हाँ मैंने माफ कर दिया। तो ऐसे ही जब ग्रह अनुकूल नहीं होते हमारी जन्मपत्री में, तो हम उनके मंत्रों से उनकी प्रार्थना कर रहे होते हैं। और प्रार्थना भी कैसी है, बेसिकली प्रार्थना क्या है कि हम उनकी बड़ाई, प्रशंसा के वाक्य, मंत्र जितने भी हैं वो देवी देवताओं के प्रशंसा के वाक्य होते हैं एक्चुअल में। तो उस प्रशंसा से वो जो है प्रसन्न होकर के, और वो प्रतिकूल जो फल है वो हमें नहीं देते, या तो सम हो जाएंगे या शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे, अशुभ फल देना बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो अमूमन सर कितने मंत्र का उच्चारण करना चाहिए अगर मान लो किसी को करना हो तो? देखो वैसे देखा जाए तो क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक ग्रह के अलग अलग मंत्रों की बात करेगी। तो यहाँ बृहस्पति के लिए ना जो 10,000 या 16,000 मंत्र भी लिखे मिलते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कलयुगे चतुर्गुणा विशयंती, कलयुग में 4 गुना ज्यादा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे जो है रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि कम से कम किसी भी ग्रह के, जैसे भाई सूर्य के 7 जारी जाप लिखे हैं, लेकिन 7 जार छोड़ दो, अगर 4 गुना भी करें तो 28,000 होता है। तो हमने ये देखा कि हमने अपने जीवन में क्या तो 92,000 या 1.25 लाख जाप कराओ, 92,000 करो कीजिए या 1.25 लाख जाप कीजिए। अगर ये करते हैं तो मंत्र जाप करने से काम नहीं चलता। 5 चीजें होती कर्मकांड में। सबसे पहले मंत्र होगा, फिर उसका 10वां हिस्सा जो है वो, हाँ, दशांश उसको बोलते हैं हवन, फिर मार्जन, फिर तर्पण, फिर ब्राह्मण भोजन। ये 5 चीजें करने से उसकी निवृत्ति होती है, और ऐसा करने से 100% फल प्राप्त होता है, गारंटी की बात है। तो इस तरीके से अगर आप जाप करते हैं प्रोसेस के साथ में, तो जो है इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसे में तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जो हर ग्रह का मंत्र जाप कर सकता है 1.25 लाख? हाँ नहीं, इसका ये ध्यान रखें कि जिन ग्रहों की दशा चल रही है उसी पीरियड में करना चाहिए, उसी का फायदा मिलेगा। हाँ, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम गुड़गांव में हैं तो गुड़गांव के जो कानून व्यवस्था है वो लागू होगी। अगर हम चंडीगढ़ चले जाएं तो वहां के कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो जिस इस एरिया में है, महादशानाथ जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है,
तो उसको अनुकूल करने के लिए उससे संबंधित मंत्र जो है उसका जाप कर लेना चाहिए। चाहे एक बार कर लीजिए, चाहे बीच में एक बार और कर सकते हैं। 16 साल की दशा है बृहस्पति की, अगर ज्यादा प्रतिकूल है तो शुरू में कीजिए। वैसे मैं ये मानता हूं कि कभी भी जो प्रतिकूल प्लेनेट है उनकी दशा प्रारंभ होने से 2, 4, 5, 6 महीने पहले ही उसका उपाय करना चाहिए, एंड टाइम पे नहीं करना चाहिए। एंड टाइम पे मजबूरी में तो किया जा सकता है, पहले कराने का फायदा है कि उसका जो अशुभ फल था वो हमें ना मिले। जी, जाते जाते एक सवाल और रह गया कि हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे गुरु ग्रह हमारा अगर स्ट्रॉन्ग ना भी हो कुंडली में तो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए या अशुभ फल देना बंद कर दे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने धर्म का, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जितना ज्यादा सजग रह करके इनका मान सम्मान, इनको रिस्पेक्ट देंगे, बृहस्पति उतना ही ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसके जो रिचुअल्स हैं, ये चीजें हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। माता पिता के रोज पर आपको चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने गुरुजनों के करने चाहिए, ब्राह्मणों के जो है चरण स्पर्श करने चाहिए। और मंदिर में अगर जाए तो, जहाँ अगर मंदिर नहीं भी जाते और मंदिर रास्ते में मिल जाए तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। अपने से जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, उन सब को, या यहाँ तक अगर मान लो कि किसी और के भी घर में जाए और वहां भी कोई बड़े बुजुर्ग है, उनके भी चरण स्पर्श करने से बृहस्पति ठीक हो जाता है। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी कुंडली देखिए और उसमें देखिए कि आपका जुपिटर प्लेनेट कौन सी पोजीशन पे है, और हम 100% श्योर कि आप ये जानकारी पूरी रिलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।